हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो आज ये हमारी सामान्य विज्ञान की क्लास दूसरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हमने पहले पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे रैपिड फायर सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली यूपीपीसीएस और आरओ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। इनमें हमने जितने भी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं यूपीपीसीएस और आरओ की जितनी भी पूर्व परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी प्रश्नों का समावेश हमने इन वीडियो के माध्यम से आपके सामने किया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, रैपिड फायर सीरीज ये चल रही है। तो जो भी तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनके लिए ये एक रिवीजन के तौर पे एक क्लास होने वाली है दोस्तों। और एक से एक क्वेश्चन जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो गति का संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बात करें आगे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान की, तो एक तरफ विशेषताएं हैं और एक तरफ कण है। तो जैसे शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो का होता है, जो न्यूट्रॉन होते हैं। आगे बात करें भिन्नात्मक चार्ज, क्वार्क। और आगे बात करें भिन्नात्मक स्पिन, तो पोसिट्रॉन। और इंटीग्रल स्पिन की बात करें हम तो बोसोन हो जाएगा, बोसोन कण। अगले प्रश्न पे बात करें, एक सितार में ध्वनि तरंग उत्पन्न होती हैं, कैसी होती हैं? अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे। जो आपका सितार होता है उसमें जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो कौन सी होती हैं? अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की वो तरंगे होती हैं। यह प्रश्न आपका यूपीपीसीएस और आरओ 2021 की प्री में पूछा गया था। चलिए दोस्तों, इसलिए आपको एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें जिससे आपका रिवीजन हो जाए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? तो यह नियम न्यूटन ने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने, जिसे न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो रही होती है। तो आप याद रखेंगे, जो लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक कब होता है? जब ऊपर की ओर लिफ्ट त्वरित हो रही हो। मान लीजिए प्रश्न ऐसे बन सकता है कि जब आप किसी लिफ्ट में जाते हैं और जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, तो जो भार है वो अधिक प्रतीत होगा या ज्यादा कम प्रतीत होगा? तो वहां क्या होगा? वास्तविक भार अधिक प्रतीत होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार क्या होगा? तो इसका भार जल में शून्य होगा। याद रखेंगे, जल में इसका भार क्या होगा? शून्य होगा। मान लीजिए कि आपका भारहीन कोई रबर का गुब्बारा है, उसका आप 200 ग्राम जल भर दें और उसे जल में डाल दें, तो उसका जो भार है क्या होगा? शून्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, याद रखेंगे, मतलब आपका क्या होता है, उसका जो मास है वो बढ़ जाता है, मतलब भार बढ़ जाता है, वेट, जो लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, मात्रा, क्वांटिटी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। देखिए ठीक उल्टा प्रश्न यहाँ पर है अगला। यदि पृथ्वी से चंद्रमा पे ले जाएंगे तो भार घटेगा और यदि चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे तो उसका भार बढ़ेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। यदि हम वस्तु की जो मात्रा है उसे अपरिवर्तित बदल दें, जो वस्तु की मात्रा है यदि हम उसे बदल दें तो घनत्व तो आपका अपरिवर्तित रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी क्या है? आयतन है।
ये भी आपको याद रखना है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए, तो जो भौतिक राशि है जो नहीं बदलेगी वो आयतन है, आयतन नहीं बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बात करें, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी की सतह से ऊपर पानी ऊपर भारी हो गई है। ठीक है। जब हम जो कुएं से पानी निकालते हैं बाल्टी के माध्यम से, तो जब तक बाल्टी जो पानी में रहेगी तब तक वो हमें हल्की महसूस होगी, और जैसे ही पानी की सतह से बाल्टी ऊपर होगी तो वो भारी प्रतीत होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों नहीं गिरती है? पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है, इसलिए वो गिरती नहीं है। ये भी आपको याद रखना है। पीसा की झुकी हुई मीनार का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है वो ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर होगी। ये आपको याद रखना है कि समान गति से जा रहे जो हवाई जहाज है, यदि एक नीचे बम गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की जो स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर होगी। ये आपको विशेष ध्यान से याद रखना है। आपको लगेगा कि जहाज आगे बढ़ जाएगा और बम पीछे ही गिर जाएगा। बहुतों के मन में यही रहता है कि बम गिरा, जहाज आगे बढ़ गया, लेकिन नहीं। क्या होगा? बम के ठीक ऊपर रहेगी जो हवाई जहाज की स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा किसके? ऊपर के छेद के क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। जो प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम तापमान निर्भर किस पे करता है? ऊपर के छेद के क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण। तो प्रश्न बन जाए जैसे परीक्षा में कि जब हम हवाई जहाज में यात्रा कर रहे होते हैं तो पेन से स्याही निकलने लगती है, किस कारण निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी के कारण ये निकलने लगती है। इसका आंसर ये होगा रॉकेट कार्य करता है। देखो पहला ही प्रश्न था इस वीडियो का। तो रॉकेट जो कार्य करता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी आप याद रखेंगे। आगे बात करें जेट इंजन किस पे कार्य करता है? तो ये रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन, और रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोनों प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों क्या, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम सही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम सही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आगे बात करें, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उनके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है जब जितना है उसका चौथा भाग होता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें, किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये आपको याद रखना है कि किसी वस्तु का जो भार है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में क्या होगा? तो अंतरिक्ष में उसका भार शून्य होगा। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कोई भी गेंद है यदि पृथ्वी पर उसका 10 किलोग्राम भार है या 20 किलोग्राम भार है तो अंतरिक्ष में कितना होगा? शून्य होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है तो ध्रुवों पर होता है। ये है। ऊपर भी पूछा गया किसी वस्तु का भार कहाँ होता है अधिकतम? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी वस्तु का जो भार है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना। यदि वायुमंडलीय दाब का जो अचानक गिरना क्या होता है? आंधी तूफान जो संकेत है ये प्रदर्शित करता है। जो वायुमंडल का दाब अचानक गिरता है तो आंधी तूफान इंगित करता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। ये भी आपको याद रखना है। जब एक व्यक्ति है स्थिर जल में नाव में खड़ा, मतलब जल स्थिर है, चल नहीं रहा है, और वो नाव में खड़ा है व्यक्ति और वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। ये आपको याद रखना है।
ऐसे प्रश्न आपको यूपीपीसीएस और आरओ में देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो भी तैयारी कर रहे हैं स्पेशली यूपीपीसीएस या यूपी की पुलिस, जो जितने भी उत्तर प्रदेश में एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो रामबाण है, जहां से सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न बनते हैं। आपको ज्यों का त्यों यहाँ से प्रश्न देखने को परीक्षा में मिलेगा, ज्यों का त्यों प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, ज्यों का त्यों आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसलिए बने रहें चैनल पर और वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। बार बार ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं कि जो पानी से भरा एक बीकर है उसमें बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो यदि जब वो बर्फ, संपूर्ण बर्फ जो है यदि पिघल जाएगी, तो जो पानी की सतह है वो ऊपर उठ जाएगी क्या? ऐसा ही सोचेंगे ना कि ऊपर उठ जाएगी, नहीं। जो पानी की सतह है वो ज्यों की त्यों रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब बर्फ चाहे पूरी पिघल जाए उतना ही रहेगी, वो सतह अपरिवर्तित रहती है। ये आपको याद रखना है। चलिए, ऐसे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है आगे गतिवर्धन के साथ। ये आपको याद रखना है। जो एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, मतलब जिधर को रेल चल रही है उधर की ओर मुंह करके बैठा है, और वो एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। मतलब जो सिक्का है उसके पीछे गिर जाता है, तो रेलगाड़ी चल रही है आगे गतिवर्धन के साथ चल रही है। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार कौन है? घर्षण का बल। नदियों में पानी का जो बहाव है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? घर्षण का बल। आगे बात करें, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपका पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगर बात करें जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। जल का अधिकतम घनत्व कहाँ होता है? जल की यदि बात करें तो वो आपका 277 केल्विन पर। और पानी का बात करें, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, पानी और जल कैसे कैसे ये अलग अलग हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री सिर से पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? वही स्थिरता का जड़त्व है। स्थिरता का एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण स्थिरता का जड़त्व, जिसे गैलीलियो का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है? जो वायु शक्ति है विंड पावर है में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए तो वो गतिज ऊर्जा होता है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पवन चक्कियां जो होती हैं वो किस ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करती हैं, तो आप बताएंगे कि जो गतिज ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में वो परिवर्तित करती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है कितना भाग? 1/9 भाग जो है, जो समुद्र में जो आइसबर्ग तैरते हैं, जो बर्फ के वो हैं टुकड़े, वो सतह पर तैरते हैं, उसका कितना भाग ऊपर होता है सतह से? तो 1/9 भाग ऊपर होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करें, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि उनका गुरुत्व नहीं होता। जो अंतरिक्ष यात्री हैं निर्वात में सीधे क्यों नहीं खड़े हो सकते? कि गुरुत्व नहीं होता है उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। जब कोई एक चलायमान वस्तु का जो वेग है यदि दोगुना हो जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुनी हो जाती है। ये आपको याद रखना है। चलायमान वस्तु का वेग यदि तुम दोगुना कर दो तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुनी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। याद रखेंगे, यदि कोई अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है, जो अंतरिक्ष यान है चक्कर लगा रहा है और अंतरिक्ष यान में से अगर एक सेब छोड़ दिया जाए उसी टाइम, तो वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही उसी गति में गतिमान हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलाई घड़ियों में, जो कलाई पे घड़ियां बांधी जाती हैं, प्रदर्शन युक्तियों में
एवं पॉकेट कैलकुलेटर में जो प्रयुक्त होता है वो क्या होते हैं? द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। ये आपको याद रखना है। जो कलाई घड़ियों में, प्रदर्शनी युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटर में जो प्रयुक्त होते हैं वो द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तब उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। तो याद रखेंगे, जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो वह ऐसा करता है अभिकेंद्रित बल के कारण। अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा क्यों करता है? तो वो अभिकेंद्रित बल के कारण ऐसा करता है। ऐसे प्रश्न अभिकेंद्रित बल से संबंधित प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा सा रेस्ट लें और फिर से वीडियो को आप एक बार देखने लगेंगे। अब बात करेंगे स्थूल पदार्थों के गुण। दोस्तों जी हाँ, जिसने आप तैयारी कंप्लीट कर ली है अपनी, जो आने वाले एग्जाम हैं उन सभी की, तो उनके लिए यहाँ से एक रिवीजन एक प्रकार का आपका हो जाएगा, क्योंकि हम मात्र 6 से 7 वीडियो में एक एक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं और बहुत ही कम समय में कवर कर रहे हैं। तो मतलब बेफालतू की बात ना करते हुए एक एक प्रश्न को हम जल्दी से कवर कर रहे हैं, जिससे आपका जो रिवीजन है वो आसानी से हो जाएगा। आप चाहें तो एक ही दिन में हमारा जो पर्यावरण की जो हमारी वीडियोस हैं वो एक ही दिन में आप देख सकते हैं, मात्र वो भी 1 से 2 घंटे के अंदर आप उनको कंप्लीट देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम वीडियोस बना रहे हैं जिससे आपको आसानी हो रिवीजन करने में और आपसे कोई प्रश्न छूटे भी नहीं। तो इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो घटित होता है त्रिज्या बढ़ जाती है। जब कोई साबुन का जो बुलबुला है को आवेशित किया जाता है तो त्रिज्या बढ़ जाती है, ये घटित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न स्थानों पर भार का मान अपरिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है। जो विभिन्न स्थान है और ये भार का मान अपरिवर्तित होता है, लेकिन द्रव्यमान जो होता है वो स्थिर रहता है। ऐसा ही होता है जब किसी पिंड को चंद्रमा से, किसी वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है, उसका भार बढ़ जाता है लेकिन जो द्रव्यमान है वही स्थिर रहता है। आगे बात करें, एक कमजोर दुर्बल बल है जबकि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त न हो। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर दुर्बल बल है जबकि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धचालक है, सिलिकॉन एक अर्धचालक है, ये आपको याद रखना है। जो सिलिकॉन है वो अर्धचालक है। आगे बात करें, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो साबुन का आपका बुलबुला होता है उसके जो अंदर का जो दाब है, बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो बाहर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। यूपीपीसीएस प्री 2 जीएस 1995 में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, और फिर उसके बाद 2014 में ये प्रश्न पूछा गया मेंस में। तो कहीं ना कहीं सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसे आप छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इतना भी आप छोड़ दोगे तो फिर क्या ही याद करोगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। तेल का जो तल तनाव है वो पानी से कम होता है। आगे बात करें, लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण। जो लोहे की सुई है वो पारे की सतह पर तैरती है आपके पृष्ठ तनाव के कारण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। चलिए आगे बात करें। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, ये आपको याद रखना है, ऊपर उठ जाता है। यदि कोई नदी में जहाज है और वो जब समुद्र में या सागर में जाता है तो वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। आगे बात करें, कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है एक अर्धचालक। कमरे के ताप पर जो सिलिकॉन होता है वह अर्धचालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे ध्वनि एवं
तरंग गति, साउंड एंड वेव मोशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। एक एक प्रश्न आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का कान सबसे सुग्राही होता है 1000 हर्ट्ज पर। मनुष्य का जो कान है सबसे सुग्राही 1000 हर्ट्ज पर होता है। सुनने की दृढ़ता जो होती है 1/10 सेकंड होती है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है। दृष्टि की दृढ़ता की यदि बात करें 1/16 सेकंड, तो आपको याद करना है जो सुनने की दृढ़ता होती है वो 1/10 सेकंड, और दृष्टि की दृढ़ता, देखने की दृढ़ता जो होती है वो 1/16 सेकंड होती है। याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आप आगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ क्षेत्र दिए हैं, एक तरफ अनुमति योग्य स्तर दिया गया है। अनुमति योग्य स्तर, जैसे आवासीय क्षेत्र की बात करें तो इसका जो स्तर है वो कितना, शोर का जो स्तर है कितना रहना चाहिए, आपका 55 डीबी डेसिबल रहना चाहिए। ठीक है, 55 डीबी रहना चाहिए। आगे बात करें जो शांत क्षेत्र होते हैं उसका जो शोर स्तर है अनुमानित वो 50 डीबी होना चाहिए। और आपका यदि औद्योगिक क्षेत्र है तो उसका 70 डीबी, और व्यापारिक क्षेत्र है तो उसका 65 डीबी ये होना चाहिए। ये एक अनुमति योग्य शोर स्तर है, इसको भी आप याद रख लें। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आवासीय का 55 और शांत का 50, औद्योगिक का 70 और व्यापारिक का 65, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। जो पराध्वनिक विमान है वो उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। ध्वनि की चाल से अधिक चाल से वो उड़ते हैं। आगे बात करें, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारक निर्भर करता है, ये आपका आवर्ती पर निर्भर करता है। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण कारक किस पर निर्भर करता है, वो आवर्ती पर निर्भर करता है। आगे बात करें, ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रत्येक की एक असीमता होती है, वह ध्वनि ग्राम होती है। ठीक है, ध्वनि ग्राम, ये डाइट एग्जाम 2014 में आपका पूछा गया है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में। ध्वनि का जो वेग है अधिकतम स्टील में होता है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं जिनको माइक्रोवेव कहते हैं, सूक्ष्म तरंग। दूर संचार के लिए जिसको प्रयोग किया जाता है दूर संचार के लिए। आगे बात करें, दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक क्या है, आवर्ती मॉड्यूलन। आवर्ती मॉड्यूलन जो दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने की तकनीक है। चलिए आगे बात करें, किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है अवरक्त व रेडियो तरंगों का, इसमें प्रयोग किया जाता है। टीवी के सेट को चलाने के लिए जो रिमोट होता है उसमें क्या अवरक्त व रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है, जो 80 डेसिबल से अधिक होती है वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। वह ध्वनि ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है जो 80 डीबी से अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। तो संचालन संवहन विकिरण ये होता है। ध्वनि फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती, संचालन संवहन विकिरण। आगे बढ़ते हैं। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे जो हैं वो आपकी ठोस माध्यम में और गैस माध्यम में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं निर्वात में। जो निर्वात होता है आपका, जैसे अंतरिक्ष हुआ, इसमें आपकी ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। यदि अंतरिक्ष में एक व्यक्ति बोलता है और बोलने का प्रयास करेगा तो वो जो है ध्वनि आपको दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगी। यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उनको पराश्रव्य तरंगे या पराश्रव्य ध्वनियों के अंतर्गत वो आती हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। जो सोनार होती है, जो सोनार टेक्नोलॉजी है, उसमें हम पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। आगे बात करें, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच फिनोमिनन उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। किसका? डॉपलर प्रभाव का। याद रखें, कोई जब रेलगाड़ी नजदीक आती है तो उसकी सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, और यदि दूर जाती है
तो उस रेल की जो आवाज है वो घटती जाती है। तो ये उदाहरण किसका है? डॉपलर प्रभाव का यह उदाहरण है, जो कि आपका पीसीएस 2007 में मेंस में पूछा गया है। आगे बात करें, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। जो ध्वनि का वेग है अधिकतम होता है वो धातु में होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए एक से एक वीडियो आपके बेहतर लाते रहें, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। और जो भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, जितने भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम, उन सभी के लिए जिसमें सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न बनते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो रामबाण होने वाली है दोस्तों। क्योंकि बहुत कम समय में हम कंप्लीट सामान्य विज्ञान का रिवीजन कराने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि हमने आपको पर्यावरण अध्ययन का जो रिवीजन है वो करा दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पूरा हमने पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसमें कवर किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। यदि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुननी है तो उनके मध्य जो है 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि चलती है अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह। जो ध्वनि है वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह चलती है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह चलती है। आगे बात करें, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? वो पराध्वनिक तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। जो चमगादड़ होते हैं वो अपना रात में उड़ सकते हैं, शिकार कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि वो पराध्वनिक तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। आगे बात करें अगले प्रश्न की तरफ। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है एवं ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। ये सभी गुण किसके हैं? तो ये सभी गुण पराश्रव्य तरंगों के हैं। जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं वे आपके कीड़ों को भी नष्ट कर सकती हैं, कपड़ों से धूल भी हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं और बीमारियों के उपचार के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है और स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित भी कर सकती हैं पराश्रव्य तरंगे। आगे बात करें, सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें। जो सिटी स्कैन है उसके प्रयोग में एक्स किरणें लाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना कहलाता है अनुकरणन, अनु अनुरण अनुरणन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी जो ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है? अनुरणन कहलाता है। 2007 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से रडार का प्रयोग किया जाता है। वह तरंग पेड़ों को नष्ट कर देते, पराश्रव्य धूल कपड़ों को साफ कर देते, पराश्रव्य तरंगे। आगे बात करें जो बीमारी का उपचार, पराश्रव्य तरंगे। ये देखो अलग अलग पूछ लगे, उसमें एक में ही ये पूछा गया था ऊपर। आगे बात करें, तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है गामा किरणों में। जो तरंगों की लंबाई है सर्वाधिक छोटी होती है अल्फा बीटा। जो गामा किरण होती है उसमें गामा किरणों में ये सबसे छोटी होती है। आगे बात करें, लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचालित करती हैं ऊर्जा। जो लहरें हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान को ऊर्जा संचारित करती हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें अगले प्रश्न की तरफ। प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित करी जाती हैं ध्वनि को अवशोषित एवं प्रतिध्वनि को बचाने हेतु। ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि को बचाने हेतु। आगे बात करें, एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सह यात्रियों को सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का कोई माध्यम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। कैंडला किसकी एसआई इकाई है? तो ज्योति तीव्रता की यदि इकाई की हम बात करें ज्योति तीव्रता की, तो वो कैंडला है उसकी इकाई ज्योति तीव्रता की। आगे बात करें, वाष्पीकरण की दर घटने पर आर्द्रता बढ़ती है। वाष्पीकरण की यदि दर है वो घटेगी तो उसकी आर्द्रता बढ़ेगी। आगे बात करें, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है।
क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे बात करें, ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल इंजन। जो ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल इंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम गामा बीटा अल्फा। ये होता है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के जो ऊर्जा का क्रम है, अवरोही क्रम, सबसे पहले जैसे गामा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। ये जो ऊर्जा का वेग क्रम है। आगे बात करें, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है, सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। आप रख के देखना, जो सीले हुए बिस्कुट हैं उनको फ्रिज में रख के देखना, वो कुरकुरे हो जाएंगे। तो उसका कारण यही है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। आगे बात करें, गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। यदि आपसे कोई पूछे कि जो गीले कपड़े हैं वो सबसे जल्दी कब सूखेंगे, तो आप बताएंगे कि आर्द्रता 20% तो आर्द्रता होनी चाहिए मौसम में, और 60 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। जो रेफ्रिजरेटर है, खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। आगे बात करें, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊर्जा, सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। इसलिए कहते हैं गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए, ना कि काले और लाल। ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए गर्मियों में, सफेद कपड़े पहनने चाहिए जो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री से पर सबसे अधिक होता है, जिसमें बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तो जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है, बोतल में पानी भरा जाता है, उसे जमने दिया जाता है, तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। याद रखना, जो पानी है वो हमेशा जमने पर फैलता है। याद रखना ये बात। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, तो इसका कारण यही है, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ती है। चलिए आगे बात करें। अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है भाप से। भाप से अधिक ज्वालक, गंभीर ज्वालक पैदा होती है। आपको याद रखना है। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक, बेस्ट कंडक्टर क्या है? जल। ऊष्मा का सर्वाधिक बेस्ट कंडक्टर जो है वो आपका जल है। जब बर्फ पिघलता है तब आयतन घटता है। एक और अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। बर्फ यदि पिघलता है तो आयतन बढ़ता है, और एक लोहे की गेंद को जब गर्म किया जाता है तो आयतन घटता है। आगे बढ़ते हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। तो जब आपके बादल छाए रहेंगे तो उसमें ज्यादा गर्मी रहेगी उस वक्त में। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट कार्य एक समान ताप को बनाए रखने के लिए किया जाता है। आगे बात करें। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 1 मिनट समय लगता है, तो उसी को 70 डिग्री से 60 तक होने में ठीक 1 मिनट का ही समय लगेगा। ये आपको याद रखना है।
अब देखते हैं सूची फर्स्ट, सूची सेकंड से इसका मिलान करना है। जल का यदि क्वथनांक की बात करें तो 373 केल्विन, मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन, जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है 233 केल्विन होता है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान 233 केल्विन होता है केल्विन में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखे तो कमरे में तापमान बढ़ेगा। कमरे में जो है वो तापमान बढ़ेगा, ये आपको याद रखना है। ये मत सोचना कि ठंडा हो जाएगा यदि फ्रिज का जो आपका उसको खोल दिया जाए तो उसका तापमान ठंडा हो जाएगा, बढ़ेगा। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफेद तथा अंत में हो जाता है नारंगी। कैसा हो जाता है? नारंगी हो जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करें वायु कूलर शीतलक अधिक प्रभावी होगा रेगिस्तानी क्षेत्र में। आगे बात करें क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का कारण केंद्र से हट जाने वाला बल, यही होता है इसका कारण। आगे बात करें अगले प्रश्न की। चिड़ियों को उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह है गति का तीसरा नियम, चिड़ियों के उड़ने से। आगे बात करें परम शून्य उस तापक्रम को कह सकते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। परम शून्य तापक्रम उसे कहते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। किसी बॉडी या पदार्थ की गतिज ऊर्जा होती है उसके संवेग के अनुपात में। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखने में। बर्फ के दो ब्लॉक टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है क्योंकि बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है। आगे बात करें दो पानी की छोटी बूंदें एक दूसरे में संलीन होकर बड़ी बूंद बन जाती है, इस प्रक्रिया में जो है ऊर्जा विमुक्त होती है। जो पानी की जो बूंदें हैं एक दूसरे में संलीन हो जाती हैं और बड़ी बूंद बन जाती है, तो इसमें इस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है। बात करें बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर वो जुड़ जाते हैं, एक ब्लॉक बन जाता है, तो बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है। यदि बर्फ के दबाव डालेंगे तो जो गलनांक है उसका गलने की जो प्रक्रिया वो घटती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप तक ऐसी ही वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, स्वस्थ रहें।